जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर जिसका नाम है बचत एवं निवेश वक्र के द्वारा आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण या फिर संतुलन बिंदु। ये पीछे हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में तो ये नहीं है, तो वहां पर उसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बताना जरूरी है। तो इसलिए मैं इस पर आज क्लास लेने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, और लाइक शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। बचत एवं निवेश वक्र के द्वारा आय का निर्धारण और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होगा। जो अभी तक हम समझते आए हैं, समग्र मांग समग्र पूर्ति को हम बराबर करके आय का निर्धारण और रोजगार के स्तर का निर्धारण करते थे। अब हमें किसके द्वारा देखना है? बचत एवं निवेश के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये भी कीन्स के द्वारा ही दिया गया है। तो अभी तक हम कीन्स के ही सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जैसे कि कीन्स का हमने आय निर्धारण का सिद्धांत पढ़ा, फिर रोजगार का सिद्धांत पढ़ा, इसके पहले हमने निवेश गुणक सिद्धांत पढ़ लिया है। तो ये सारे सिद्धांत किसके हैं? अभी कीन्स के। तो ये सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलन बिंदु पर कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कौन सी स्थिति में होगा, किसके द्वारा? बचत और निवेश के द्वारा। ठीक है, तो संतुलन की जो शर्त है लगभग सेम है। जिस प्रकार समग्र मांग समग्र पूर्ति की जो शर्त थी कि दोनों जिस बिंदु पर बराबर होंगी वहीं पर क्या होगा? संतुलन का बिंदु होगा। ठीक इसी प्रकार से इसकी भी शर्त यही है कि जहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पर क्या होगा? संतुलन का बिंदु होगा। ठीक है, और कोई ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे तो नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए संतुलन के बिंदु में हमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश का होना आवश्यक है, और जब किसी अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन बिंदु स्थापित हो जाता है। इतना लिखेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका मेन बिंदु है, या हम ये कहें कि मुख्य जो तथ्य है जिसे हमें परीक्षा में दिखाना है या साबित करना है, वो है तालिका एवं रेखा चित्र। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें आय का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए, उपभोग का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए, और बचत तथा निवेश का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें आय की, तो आय क्या होती है? देखिए सबसे पहले क्या मानना है? आय को शून्य मान के चलना है। क्यों मान के चलना है? कि जब भी देखिए व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तब भी वह उपभोग करता है, तब उसका जो उपभोग होता है वो माइनस में भी जा सकता है। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर दिखाना जरूरी है। तो पहली स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि आय हमारी क्या है? जीरो है, लेकिन फिर भी क्या होगा? उपभोग होगा। तो हम ये मान के चलते हैं उपभोग 20 हो रहा है। ठीक है, 20 इकाइयों का या 20 रुपए का, किसी का भी मान के चलिए 20 उपभोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बचत होगी क्या? नहीं होगी। अब बचत क्या होती है? आय माइनस उपभोग। ठीक है, जो हमारी आय है उसमें से यदि हम हमारा उपभोग घटा देंगे तो उसके बाद हमें बचत बचती है, लेकिन यहाँ पर आय तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है? उपभोग है। तो ऐसी स्थिति में जो बचत होगी वो किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, यानी कि -20। जितना हम उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि आय तो है नहीं लेकिन उपभोग फिर भी हो रहा है, तो ये बचत किस में पहुंच गई है? माइनस में। ठीक, अब निवेश को हमें क्या लेके चलना है? यहाँ पर स्थिर लेके चलना है। ठीक है, मुख्य बात यही है। निवेश को कैसा मानेंगे? हम स्थिर मानेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि निवेश हमारा 10 इकाइयों में है। ठीक है, 10 करोड़ मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, कुछ भी मानिए, 10 इकाइयों में है। ये कर लिया। इसको स्थिर मानने का एक कारण बता देता हूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसका कारण ये है कि देखिए जो अभी हम कीन्स के जितने भी सिद्धांत पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत, आय के निर्धारण का सिद्धांत पढ़ा, और दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण पढ़ा, ये सारे क्या हैं? अल्पकालीन हैं। अल्पकालीन मतलब कि कम समय के लिए, और कम समय में जो स्वायत्त निवेश होता है उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता। ठीक है, निवेश में परिवर्तन नहीं हो पाता कम समय में। क्यों नहीं हो पाता? देखिए निवेश का क्या मतलब होता है? निवेश का मतलब कि पूंजीगत वस्तुओं की निर्माण या फिर स्थापना, जैसे सड़कों का निर्माण होना, मशीनरी का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, नई फैक्ट्री लगाना,
ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था में इसको निवेश कहा जाता है। तो ये कम समय में संभव नहीं होता है, कम समय में संभव नहीं होता है, दीर्घकाल में संभव होता है। दीर्घकाल में आप नई फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, सड़क का निर्माण भी कर सकते हैं, भवन का निर्माण भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम समय में नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि अल्पकाल में जो स्वायत्त निवेश होता है वो प्रेरित निवेश दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं और कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसका ग्राफ भी हमने पीछे बनाकर देखा था, तो एक किस प्रकार का बना था, एक्स अक्ष के पैरेलल बना था। इस पर भी अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या मान लेना है, हमें स्थिर मानना है। अब चलें हम दूसरे पर, तो इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं 40, ठीक है। मान लीजिए हमारी आय बढ़ गई है 40, ठीक है। आय बढ़ने से जो उपभोग है इसमें वृद्धि होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, देखिए पहले जो उपभोग होता है वह स्वायत्त उपभोग होता है, लेकिन जैसे ही आय बढ़ने लगती है हमारा जो उपभोग करने का तरीका रहता है वो भी बदल जाता है। फिर हम क्या करने लगते हैं, हमारे जीवन स्तर में सुधार करने लगते हैं, और उसके बाद आय बढ़ने के बाद जो उपभोग होता है वो होता है प्रेरित उपभोग। तो कुल उपभोग को यदि ज्ञात करना हो तो क्या होता है, सी प्लस छोटा सी और बाय, यानी कि स्वायत्त उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, दोनों का उपभोग दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल उपभोग निकल के आ जाता है। अब मान लीजिए तो ये भी बढ़ गया है, तो इसको मान लीजिए हम 50 कर देते हैं। कितना कर दें, 50 कर दें, यानी कि 30 रुपए हमारे किसके बढ़ गए हैं, प्रेरित उपभोग के। 20 रुपए तो हम पहले से कर ही रहे थे खर्च, 30 रुपए और बढ़ गए हैं, तो 30 रुपए किसके हो गए हैं, प्रेरित उपभोग के। तो यहां पर भी बचत है क्या, आय में से हम उपभोग को माइनस करेंगे, किसमें से, आय में से, इसमें से हम उपभोग को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगी, बचत। तो यहां पर कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। इसको हमें स्थिर मान के चलना है, ठीक। इसके बाद और बढ़ा दीजिए, हम इसको दुगना करते जाते हैं, यानी कि इसको कर लें हम 80 और इसमें हम 30 बढ़ाते जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी फिर 80 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर बचत होगी क्या, नहीं होगी, लेकिन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बचत क्या हो जाएगी, शून्य पे आ जाएगी, मतलब कि माइनस में नहीं होगी, फिर प्लस में आ जाएगा वो शून्य पे, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमें स्थिर मान के चलना है। इसी प्रकार से इसमें 40 और बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और इसमें 30 और बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। अब यहां पर निकाल के देखिए, यहां पर जो बचत है वो कितनी पहुंच जाएगी, प्लस में पहुंच जाएगी 10, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है हम हमारे उपभोग का भी तरीका बदलते जाते हैं, उसमें परिवर्तन करते जाते हैं और बचत करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, और इसी प्रकार से आप इस प्रकार से आंकड़े लोगे तो ही आप वहां पर क्या कर पाओगे, साबित कर पाओगे, वहां पर आंसर या ग्राफ सही बना पाओगे। ये आंकड़े गड़बड़ हो गए तो फिर पूरा ग्राफ भी गड़बड़ हो जाएगा और आपका आंसर भी पूरा बेकार हो जाएगा। चलिए, इसको मानना है स्थिर, यहां पर और बढ़ा दें हम 40 तो ये हो जाएगा 160, यहां पर कितना बढ़ाना है, 30, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 140। अब बचत कितनी हो जाएगी, आय में से उपभोग को घटाइए तो ये पहुंच जाएगा +20 में, ठीक है, और इसको स्थिर रखिए। ये निवेश हम स्थिर मान के चल रहे हैं। ये आंकड़े काफी हैं हमें ग्राफ बनाने के लिए, ठीक। अब यहां पर समझ में आ गया। अब हम एक बार कॉन्सेप्ट पर बात कर लें। आय क्या होती है, आय देखिए व्यक्ति की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि उसके पास रोजगार है तो उसको आय होगी, यदि रोजगार नहीं है तो क्या होगा, जीरो होगी। लेकिन उपभोग क्या होगा, उपभोग कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे आय हो या ना हो, ठीक है। तो पहले उपभोग हमने 20 ले लिया, उसके बाद हम जैसे जैसे आय बढ़ाते गए वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ाते गए। और बचत क्या होती है, बचत होती है जो हमारी आय होगी उसके बाद हमने जो उपभोग कर लिया उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि बाय माइनस सी इक्वल टू सेविंग होगा, यानी बचत होगा। एस यानी कि बचत क्या होगी, एस बराबर बाय माइनस सी, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है बाय माइनस सी इक्वल टू एस। और उपभोग क्या होता है, जो आय में से हमने उपभोग कर लिया है, ठीक। अब क्या करना है, तो ये माइनस में भी हो सकता है, और निवेश का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इसको स्थिर क्यों चलना है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक। तो क्या कर लें, देखिए ये हमें ग्राफ इस प्रकार का बनाना है। इस प्रकार का क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंक जो है हमें वो माइनस में भी दिखाना है। चलिए तो सबसे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले किसको कर दें, आय को प्रेजेंट कर दें, आय को कर लेते हैं, ठीक है, या फिर निवेश को कर दीजिए। तो देखिए ये तो है हमारा एक्स अक्ष, क्या है, एक्स अक्ष। वैसे हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ
बचत की और निवेश की। क्यों है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, बचत एवं निवेश में निवेश वक्र के द्वारा आय एवं रोजगार का निर्धारण। क्वेश्चन क्या बन के आएगा, बचत एवं निवेश के द्वारा, ठीक है, दोनों के वक्रों के द्वारा हमें क्या बताना है, आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण या फिर संतुलन बिंदु, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। अब चलिए, तो हम इन दो के ग्राफ बनाएंगे, बाकी का हमें इसकी आवश्यकता है क्या, नहीं है हमने, लेकिन इसको लेकर ही हम ये बिंदु ले पाए हैं ना। चलिए, अब हम सबसे पहले बचत का कॉन्सेप्ट करें, तो सबसे पहले हम निवेश को क्या करते हैं, ये स्थिर है 10 पर, किसमें, प्लस में, ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए आप, यहां से एक पैरेलल बना देंगे हम एक्स अक्ष के, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा निवेश, ठीक है। ये निवेश क्यों है, क्योंकि स्थिर है, ये अल्पकाल में निवेश स्थिर होता है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए, इसके बाद बचत का लीजिए। अब बचत का ग्राफ यदि हम बनाएं तो देखिए, पहले पर हम यहां से यदि इसको हम नंबरिंग कर दें इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमने लिए हैं, तो 5 की जगह से हम यहां से करते हैं 0 से, ठीक। तो अब जैसे 20 से जो बचत है, बचत हमारी -20 है, कहां पर, 0 पर, ठीक है, किस पर, 0 पर बचत कितनी है, -20, ठीक। उसके बाद फिर कितनी पहुंच गई है, 10 पर, तो यहां पर 10, ये बिंदु हो गया। और तीसरी नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर बचत और उपभोग दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगी, बचत 0 हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसके बाद चलिए, फिर इसके बाद फिर प्लस में पहुंच गई है 110, यानी कि इस बिंदु पर कहां पहुंच जाएगी, प्लस में पहुंच जाएगी 110, ये क्या हो गया है, प्लस में आ गया है बचत। इसके बाद फिर +20, यानी कि इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया हमारा, यहां से हम क्या कर देंगे, इसको 20 कर देंगे, ठीक है। और आगे यदि हम बढ़ाएंगे इस प्रकार से और बढ़ा दें, जैसे छठा और ले लें हम, एक और बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 170, ठीक। इसमें से करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, +30 में, और ये स्थिर ही रहेगा 10 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये और बढ़ता जाएगा, तो हम किस प्रकार से निकल के आएगा, वो ग्राफ इस प्रकार से निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम जो बिंदु हमने बनाए हैं, इन बिंदुओं को हम क्या कर दें, एक सीधी रेखा के द्वारा इस प्रकार से मिला देते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा बचत वक्र, ठीक है, ये क्या बन गया है, बचत वक्र, ये निवेश वक्र हो गया और ये बचत वक्र हो गया। अब संतुलन का बिंदु हम पहले ही समझ चुके हैं, कहां पर होगा, जहां पर अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर कहां हुए हैं, इस बिंदु पर, यहां पर S बराबर I है, मतलब कि बचत और निवेश दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा, ये होगा भैया संतुलन का बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, संतुलन का, ठीक है। यहां पर आय और रोजगार का क्या होगा, निर्धारण होगा, आय एवं रोजगार का निर्धारण इस बिंदु पर होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, दो कंडीशन और निकल के आती हैं। यदि हम यहां देखेंगे, इस तरफ संतुलन बिंदु के इस तरफ देखें, बाईं तरफ, तो यहां पर बचत कैसी है, कम है, सेविंग लेस देन है आई से। और संतुलन बिंदु के इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या है, सेविंग अधिक है, किससे, निवेश से, ठीक है। ये तीन स्थितियां यहां पर निकल के आई हैं। तो ऐसी स्थिति में कीन्स क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में उत्पादकों को एवं सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि ये क्या हो, बराबर हो जाए, नहीं तो फिर रोजगार और आय का जो स्तर है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए दो बिंदु हमने निकाल लिए हैं। कौन कौन से, एक तो यदि बचत निवेश से अधिक हो, और दूसरा यदि बचत निवेश से कम हो। इनका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। सबसे पहले ग्राफ को क्लियर कर लीजिए। यहां पर हमने दिखाया है निवेश एवं बचत को, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट किया है किस पर, वाई अक्ष पर। इस एक्स अक्ष पर क्या किया है हमने, आय को प्रेजेंट किया है। ये यहां पर क्या है, आय है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जहां पर जो संतुलन बिंदु है, वहां पर हमारी बचत और निवेश दोनों क्या है, बराबर है, ठीक, इतना हमने कर लिया। अब हम ये दो बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए समझते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है यदि बचत निवेश से अधिक हो। क्या हो, यदि बचत निवेश से अधिक हो। तो कहां पर है, यहां पर यदि हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो गई है, जो बचत है वह निवेश से अधिक हो गई है। ठीक है, यहां का जो एरिया है, इतना जो एरिया हम देखेंगे यहां पर जो बचत है वह क्या है, निवेश से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बचत निवेश से अधिक है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत जो उपभोग करता है, उपभोग मतलब कि जो ग्राहक हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारी वस्तुओं का जो उत्पादक वर्ग रहते हैं उनकी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, एक प्रकार से हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता वर्ग बचत अधिक कर रहा है लेकिन उपभोग नहीं कर रहा है। वाली स्थिति में यदि हम देखेंगे तो क्या है कि जो उपभोक्ता वर्ग है वह उपभोग कम कर रहा है और निवेश जो बचत है उसको अधिक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पैसा है वह मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा, मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा मतलब कि वस्तुओं की मांग नहीं है। अब वस्तुओं की मांग नहीं है तो उत्पादक तो उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि तभी तो इनकी आय बढ़ रही है। यदि व्यक्ति को रोजगार नहीं, रोजगार कब मिलता है, जब उत्पादन होता है। तो ये माना जा रहा है यहाँ पर कि उत्पादक उत्पादन कर रहे हैं लेकिन जो उपभोक्ता हैं वह बचत कर रहे हैं। तो बाजार में मांग कम हो गई है। अब मांग कम होने से क्या होगा, जो उत्पादक हैं उन्हें एक योजना बनानी पड़ेगी। किस प्रकार की योजना, कि अगली साल या मतलब कि आने वाले वर्ष में या आने वाले वित्तीय वर्ष में हमें उत्पादन कैसा करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कम उत्पादन करेंगे। ठीक है, कब तक कम उत्पादन करेंगे, जब तक कि बचत और निवेश दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, ये उत्पादन बंद कर देंगे तो लोगों की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आय कम हो जाएगी तो फिर भी बचत वो कम करेंगे, तो फिर से ये बचत किसके बराबर आ जाएगी, निवेश के। ठीक, तो पहली स्थिति समझ में आ गई। दूसरी स्थिति क्या है, यदि बचत निवेश से कम हो। दूसरी स्थिति क्या है, यदि बचत निवेश से कैसी हो, कम हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बचत निवेश से कैसी हो रही है, कम हो रही है। निवेश से कम हो रही है मतलब कि जो उत्पादक वर्ग है और जो सरकार है उसने मार्केट में निवेश किया है। ठीक है, अब निवेश करने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर उत्पादक वर्ग क्या करेंगे, अगले वर्ष में मतलब आने वाले वर्ष में अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उन्हें क्या, वो क्या सोचेंगे कि आगे जाके लोगों को निवेश बढ़ा है मतलब कि लोगों की आय बढ़ेगी। अब आय बढ़ेगी तो वह मांग भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब निवेश क्या होगा, अधिक होगा, तो उस स्थिति में उत्पादक अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ के दो कॉन्सेप्ट हैं। मतलब जहां पर बचत अधिक होगी वहां पर उत्पादन कम करने का प्रयास करेंगे, जहां पर बचत कम होगी वहां पर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यही कीन्स का कहना है। कीन्स क्या कह रहे हैं कि उत्पादकों को और सरकार को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश दोनों बराबर रहें, ताकि रोजगार और आय का संतुलन बना रहे। इतना समझ में आ गया। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना है। सीधा सा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जहां पर बचत और निवेश बराबर हो जाएंगे वहां पर संतुलन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो टेबल है इसे ठीक तरीके से समझ लेना है और बार बार बनाकर देख लीजिए, ताकि यदि पूछ लिया जाए तो आप एक बार में इसको बना सकें। उसके बाद बचत और निवेश का आप इस प्रकार से ग्राफ बनाइएगा। इस बिंदु पर क्या होगा, संतुलन होगा, यहाँ पर संतुलन स्थापित होगा तो यहाँ पर संतुलन दिखाना है। उसके बाद इन दो बिंदुओं का और जिक्र कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि 10 मार्क्स का पूछा जाता है 10 में से 10 इसमें हमें मिलने वाले हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी का जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने गुणक को समझा हुआ था, तो गुणक का लगभग सारा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। केवल उसकी जो महत्व है या आलोचना है वो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उसकी क्लास लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता। यदि ज़रूरी है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसकी भी क्लास ले लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।